सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस हिंदी लेखक को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे को। तो जाने माने हिंदी लेखक हैं ये प्रोफेसर शरद पगारे, जिनको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो 1991 में शुरू किए गए ये जो व्यास सम्मान है, किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक के द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है ये व्यास सम्मान। और 2020 में जो ये व्यास सम्मान दिया गया, इसका कौन सा संस्करण है? 31वां, जो दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। ये नाम याद रखना। अनामिका हिंदी लेखक ही हैं। अभी इन्होंने अपनी जो बुक है जिसका नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, उसके लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ऋतिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता था। रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न से ये सारे नाम याद रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रिक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा 40वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे रहा। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इसको जारी किया है। बाकी अभी आपको याद होगा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो आया था, जिसमें भारत 56 नंबर पे था और टॉप पे टर्की था। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। जबकि अभी यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 139 नंबर पे रहा, टॉप पे रहा फिनलैंड। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनेगी? तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो नॉर्वे में दुनिया की पहली सुरंग बनाई जाएगी, जो विशेष रूप से जहाजों के लिए बनाई जा रही है। और इस सुरंग को स्टैंड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है। इसकी लंबाई है 1.7 किलोमीटर। बाकी अभी फिनलैंड में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी थी कौन? एवा मुर्तु। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है। और ये जो घाना देश है, आपको याद होगा कोवैक्स पहल के तहत टीके प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना था ये। और अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो आया था, उसमें सिंगापुर था टॉप पे, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। चलो बताओ, इस इंडेक्स में भारत किस रैंक पे रहा था? बाकी नॉर्वे की बात है तो ये रहा मैप में नॉर्वे, जिसकी कैपिटल ऑस्लो है, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी हाल ही में माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा समीर सोनी ने। तो अभी समीर सोनी ने चिंता और आत्मचर्चा पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। अभी एएस पन्नीर सेल्वन करुणानिधि अ लाइफ नाम की बुक लिखी थी। संध्या रविशंकर करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स नाम की बुक को लिखा था। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम की बुक इन्होंने लिखी थी,
जिसके लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार मिला अभी, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो आंसर होगा न्यायमूर्ति NV रमन। तो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वैसे कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं और ये अगले महीने रिटायर्ड होने वाले हैं। तो उन्होंने न्यायमूर्ति NV रमन को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। तो ये जो न्यायमूर्ति SV रमन है, ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? NV रमन। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के। बाकी MA गणपति, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कितनी होती है। साथ में अगर ये पता हो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी होती है तो ये भी बताओ। बाकी विकास सिंह को देखो, यह भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। और GP सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट हुए थे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये मेरा मास्क मेरी सुरक्षा नाम से एक अभियान को शुरू किया है। बाकी देखो, भारत की अभी पहली चेस अकेडमी बनेगी, याद रखो, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड में। जबकि इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक यहीं पे आपको मिलेगा। और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही है। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने मिशन ग्रामोदय योजना शुरू की थी। और अभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला था। मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष अभी गिरीश गौतम बने थे। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है, ये बनेगा खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर बनेगा ये। और अभी भारत में पहली बार दुनिया का सबसे पुराना जानवर डिंकिंसोनिया, इसका जीवाश्म मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश ने अभी जलाभिषेकम अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा अभी पंख योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पे। मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट आपको मिलेगी जिसे कहते हैं भोजताल। और मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भीमबेटका की गुफाएं हो गई, सांची स्तूप हो गया और खजुराहो के मंदिर हो गए। यहीं पे एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था। लॉन्च पेड योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है यहाँ पे मध्य प्रदेश के सांची में। पंख योजना भी यहीं की है। और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी भी लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अच्छा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? मोहम्मद रफीक बने। तो मध्य प्रदेश से आप इतने पॉइंट्स याद रखना जो भी करंट अफेयर्स में बने हुए थे। अभी हम बढ़ते हैं। देखिए, फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा त्रिशूर, केरल में। इसके MD CEO के पॉल थॉमस है। देखो, एक्सिस बैंक अभी न्यूज़ में था क्योंकि वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को इसने लॉन्च किया था। HDFC बैंक स्मार्ट उन्नति कार्यक्रम शुरू किया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार इसने जीता था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 से लेकर 25 मार्च तक कुशीनगर में केले महोत्सव का आयोजन किया। और इसमें कम से कम 4000 किसान केले की खेती से जुड़े हुए हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल होने के बाद इसके प्रसंस्करण में लगभग 500 लोग कार्यरत हैं। और इसी तरह से अभी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव यानी कि जागेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। वैसे अभी केरल में
लोक कला उत्सव जिसे कहते हैं उत्सवम 2021 का आयोजन किया गया। बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया और उत्तराखंड में अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। अब यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया था, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश भी दिए। और कुशीनगर एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। अभी उत्तर प्रदेश में ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड भी अभी जारी किया। यहीं पे जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया और युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अभ्युदय योजना शुरू की गई। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की गई। और यहाँ पे जो जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसके लोगो में जो बर्ड है वो है सारस क्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल बारहसिंगा होता है, स्टेट फ्लावर पलाश होता है और स्टेट ट्री यहाँ का है अशोक। और भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कहाँ पे बनेगा? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर को लेदर सिटी भी बोलते हैं। यहीं पे विरासत अभियान भी शुरू किया गया था। और यहाँ पे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। और यहाँ का जो अयोध्या हवाई अड्डा है जिसका नाम बदल दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये भी 25 मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो ट्यूलिप गार्डन ये लाखों ट्यूलिप की विशेषता वाला एक बाग है, एक गार्डन है। ट्यूलिप का पौधा आता है ना, फूल होता है ट्यूलिप एक तरह का। तो ये डल झील के किनारे जबरवान हिल्स में है। कहाँ पे? श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। यहाँ पे आपको दो मिलेगी क्या कैपिटल? जम्मू इसकी विंटर कैपिटल, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे पंकज मित्तल। याद रखना, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक शीतकालीन खेल संस्थान को स्थापित करेगी। और अभी महाशिवरात्रि के दिन जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हैरत महोत्सव के रूप में मनाया गया। अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की थी। और जम्मू कश्मीर से ही है आयशा अजीज, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है ये। अभी कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे भी खोला गया। उसके अलावा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको जीता था ITBP ने। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण भी आपका जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही हुआ था, जिसमें टॉप पे रही थी जम्मू कश्मीर की टीम। देखो, जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और यहीं से आपको याद होगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये है गोवा में। उसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये पहले एक्चुअली जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला अब ये लद्दाख में आता है हेमिस नेशनल पार्क। तो इसको स्पेशली याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान शुरू करेगा? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि ये बुजुर्गों के लिए एक पोषण अभियान शुरू करेगा। और ग्राम पंचायत और शहरी नगर पालिका इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी। तो ये उन बुजुर्गों को पोषण सहायता प्रदान करेगा जो ओल्ड एज होम्स में नहीं रहते और गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, दिल्ली में सरकार शब्द की परिभाषा में संशोधन करने वाले विधेयक का नाम क्या है? तो आंसर होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। तो लोकसभा ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया। तो ये विधेयक उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में दिल्ली सरकार की परिभाषा में संशोधन करता है। तो इस बिल के अनुसार दिल्ली की चुनी गई सरकार को दिल्ली NCR में किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से राय लेनी होगी। कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के?
अनिल बैजल है, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अभी दिल्ली से आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने अपने बजट को देशभक्ति बजट के नाम से प्रस्तुत किया था। अभी दिल्ली सरकार ने सहेली समन्वय योजना शुरू की थी। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया दिल्ली में। और अभी हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह स्मारक का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इन्फोसिस ने अपने स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा चित्रा नायक को। तो अभी चित्रा नायक को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है इन्फोसिस में। बाकी सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ बने। और एनगुजी ओकोंजो इवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी। उसके अलावा लॉयड ऑस्टिन ये अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। देखो, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ हैं सलील पारिक। बढ़ते आगे। अच्छा, तो अब हम कल का प्रश्न देखते हैं। कल आपसे पूछा गया था कि 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो आंसर होगा ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को। और 2020 का लिए पूछता तो आंसर होता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।